प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो छठा अध्याय है वंशागति का आणविक आधार, उसमें डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। मतलब कि जो लंबा इतना डीएनए होता है, जैसे 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक द्विगुणित यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और वह 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस तरह से एक छोटे से न्यूक्लियस जिसका डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर होता है उसके अंदर रहता है। डीएनए की लंबाई हो गई यहाँ पर मान लिया क्या माने होता ही है 2.2 मीटर। ये 2.2 मीटर होता है यूकैरियोटिक सेल में। एक यूकैरियोटिक जो द्विगुणित कोशिका होती है, डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिका में ये डीएनए इतना लंबा होता है। लेकिन यह डीएनए कैसे एक सेल, ये सेल है और इस सेल के अंदर आपको ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। तो इस केंद्रक का डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो कैसे इतना लंबा 2.2 मीटर लंबा डीएनए इसके अंदर पाया जाता है? तो यह जो डीएनए है आपको कुंडलित होकर के पैकेजिंग इसका माने लंबा, जैसे तार होता है, तार को आप क्या करिए कॉइल बना दीजिए तो वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। तो ये पैकेजिंग होकर के मतलब छोटा होकर के और ये इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको यहाँ पर ये क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में पाया जाता है। और यही क्रोमैटिन थ्रेड फिर बाद में चल करके ये क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। तो यह जो डीएनए है ये आपको किस फॉर्म में रहेगा? तो क्रोमैटिन के रूप में रहेगा। और यही क्रोमैटिन बना किस चीज़ से होगा? तो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन और इसमें आपको क्या रहता है? डीएनए। तो ये दोनों मिल करके इसके अंदर ये देख रहे हैं लंबा डीएनए वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और 10⁻⁻6 मीटर में जो ये इसका साइज है उतना ही ये रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले कक्षा में देखे हैं कि कैसे इस लंबे डीएनए का हम लोग लेंथ निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं। तो जैसे कि मान लिया कि इसमें जो बेस पेयर की संख्या है लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसमें मान लिया कि बेस पेयर की संख्या जो है आपको 6.6, इसमें जो बेस पेयर की संख्या है 6.6 इंटू 10⁹ बीपी बेस पेयर यानी युग्म क्षार पाए जाते हैं एक द्विगुणित कोशिका में। और एक बेस से दूसरे बेस की जो लंबाई होती है, यहाँ पर एक बेस से दूसरे बेस की जो लंबाई होती है वह होता है 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹9 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ इतना निकल जाएगा। इसलिए लंबाई, किसकी लंबाई? डीएनए की लंबाई कितना हो जाएगा? तो जितना बेस पेयर इसमें पाया जाएगा, ये जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ ये पाया जाता है, तो डीएनए की लंबाई इक्वल टू इतना बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁹9 गुने इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब इसको जब काट देंगे, जैसे ये 10⁻⁹9 और -9 कट जाएगा, तो इसको आप गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मीटर लंबा डीएनए आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर किसी डीएनए की लंबाई 6.6 इंटू 10⁹9 बेस पेयर इसमें है तो उसकी कितनी लंबाई होगी? तो 2.2 मीटर निकल गया।
उसमें जितना बेस पेयर पाया जाएगा और एक दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस ये हो गया, दूरी ये हो गया, तो उसको गुना करके लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि मान लिया कि एक इकोलाई है, बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, कि अगर एक इकोलाई माने बैक्टीरिया है, जीवाणु है एक, उसमें इस डीएनए की लंबाई दिया हुआ है, इस डीएनए की लंबाई दिया हुआ है और उस डीएनए की लंबाई दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि कितना बेस पेयर पाया जाएगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक डीएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलाई में, इकोलाई जीवाणु में, जीवाणु में डीएनए की लंबाई कितनी है, 1.36 मिलीमीटर है। तो उसमें बेस पेयर की संख्या कितनी होगी? तो बेस पेयर की संख्या कितनी होगी? तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि डीएनए की लंबाई, इसका फार्मूला हो गया कि डीएनए की लंबाई इजकल टू नंबर ऑफ बेस पेयर, इजकल टू हो जाएगा क्या, बेस पेयर की संख्या इनटू डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो दूरी, 2 बीपी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर डीएनए की लंबाई आपको दिया हुआ है 1.36 मिलीमीटर इजकल टू, अब बेस पेयर की संख्या निकालना है तो इसको x मान लीजिए, x इंटू 2 बेस पेयर की डिस्टेंस कितना हो गया, तो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इसलिए x इजकल टू, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर बटे ये 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपको निकल जाएगा, इसका x का मान निकल जाएगा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। तो लंबाई दिया हुआ है तो उसमें बेस पेयर कितना होगा, बेस पेयर दिया हुआ है तो उसकी लंबाई कितना होगा, ये सब जो है इसमें निकाला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे डीएनए आपको पैकेजिंग रखता है और यूकैरियोटिक में कैसे रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे उतना लंबा डीएनए एक छोटे से सेल के अंदर व्यवस्थित रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कहाँ स्थित रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग, कैसे डीएनए उसमें पैकेट बना के रहता है। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको, जैसे कि ये सेल हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, एक ही सेल का बना होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म को। उसके बाद इसमें आपको क्या होते हैं कि एक मीजोसोम होता है स्ट्रक्चर, मीजोसोम जो एनर्जी प्रोवाइड करता है या सेल को डिवाइड होने में मदद करता है। तो ये हालांकि डीएनए नहीं है, इसका जो मेन डीएनए है वह डीएनए आपको इस तरह से रहता है, क्वाइल्ड स्टेज में ये आपको सर्कुलर रहता है। ये जो डीएनए है इसका, ये इसमें सर्कुलर रहता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसी में डीएनए ये किसी से बना होता है न्यूक्लियोइड, तो ये बना होता है आपको
एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और क्या रहता है प्लस डीएनए। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिल करके और ये इसका यूकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके डीएनए का निर्माण करता है। उसके बाद इसमें एक और छोटा सा डीएनए होता है, वो भी इसी तरह से रहता है, जिस डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड हो गया। तो इसी तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल करके रहता है, आपस में कॉइल्ड रहता है। अब जैसे दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये जो प्रोटीन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक आवेश वाले होते हैं। इसमें धनात्मक आवेश होता है, और जो डीएनए होते हैं इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन में धनात्मक आवेश होता है, और जो डीएनए होते हैं उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं तो इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, और इसी धनात्मक आवेश प्रोटीन और ऋणात्मक आवेश डीएनए होने के कारण एक दूसरे से ये क्वाइट रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो ये तो हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा वाले, उसमें ये आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है इसका पैकेजिंग डीएनए का। अब हम लोगों को देखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे आपको डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, जिसका डायमीटर आपको 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो कैसे पाए जाते हैं, तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि ये सेल है और इस सेल के अंदर आपको ये केंद्रक है, ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो होते हैं आपको ये क्रोमैटिन थ्रेड या इसको क्रोमोसोम कहते हैं, इसको गुणसूत्र कहते हैं, इसको गुणसूत्र कहते हैं। तो यह जो गुणसूत्र है, अब देखिए ये जो गुणसूत्र है आपको, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह से गुणसूत्र देखने में लगता है, ये गुणसूत्र है, और यही गुणसूत्र जो है इसमें आपको ये कहलाते हैं अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं, अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। और इसी के अंदर ये डीएनए इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है डीएनए, ये सब जो देख रहे हैं क्वाइल्ड फॉर्म में। अब इतना सा छोटा सा ये पार्ट को अगर हम लोग बड़ा करके देखें कि इतना में क्या रहता है, तो ये जो है इसी तरह से ये क्वाइल्ड जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको क्रोमैटिन कहते हैं, ये क्रोमैटिन कहलाता है। अब इस क्रोमैटिन का छोटा सा पार्ट आप देखेंगे, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हम लोग देखेंगे, तो इस पार्ट में आपको क्या पाया जाता है कि वही हिस्टोन प्रोटीन जो सोलेनॉइड इसको कहते हैं, ये सब जो है ये सोलेनॉइड कहलाता है। इसमें इतना दूर में ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, और इसको ये जो डीएनए है इसको आपस में जोड़े हुए रहेगा। ये प्रोटीन हो गया, तो इस तरह से ये डीएनए इसको आपस में जोड़े हुए रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। उसके बाद इतना दूर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इतना दूर का, तो ये स्ट्रक्चर जब हम लोग आगे देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से। अब इसको सीधा कर देंगे, खोल देंगे, और इसको और खोल देंगे तो और पतला हो जाएगा ये, और पतला होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा।
इसमें ये जो है बीड्स ऑन स्ट्रिंग इसको कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ये। तो यह जो है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये हिस्टोन हो गया। और इसी के ऊपर आपको ये डीएनए जो है इसके ऊपर से क्वाइल्ड किए हुए रहेगा इस तरह से, फिर यहाँ से इसके ऊपर से क्वाइल्ड किए रहेगा, फिर यहाँ से इसके ऊपर से क्वाइल्ड किए रहेगा, फिर ये जॉइंट है, फिर इसके ऊपर से क्वाइल्ड किए रहेगा, इस तरह से इसको लपेटे हुए रहेगा। यानी हिस्टोन प्रोटीन नीचे रहेगा अंदर में, और बाहर में ये क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, ये डीएनए है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। बीड्स माने जैसे कि माला बनता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देख रहे हैं कि कैसे सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में देखने में ऐसा दिखाई देगा, उसका छोटा सा पार्ट आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो इस तरह से धागे जैसा दिखाई देगा। इसका आप छोटा सा पार्ट देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ये सारे जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है वो सिकुड़ करके छोटा हो गया है। और छोटा होने के बाद जो है आपको ये स्ट्रक्चर सोलेनॉइड कहलाएगा, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहलाएगा। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है आपको बना होता है, अब जैसे ये सब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से बना होता है। ये अब इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम कहा गया है। तो यह जो न्यूक्लियोसोम है अति सूक्ष्म रचना है इसका, क्रोमोसोम का, जो इसके अंदर पाया जाता है, जो इसी तरह से क्वाइल्ड रहता है, कुंडलित रहता है। अब एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जैसे कि बुक में आपको दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है एक न्यूक्लियोसोम कि ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का, जिसके अंदर ये जो देख रहे हैं ये आपको प्रोटीन है, ये कहलाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके ऊपर से ये जो डीएनए है उसके ऊपर से आपको क्वाइल्ड है। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये जो डीएनए देख रहे हैं, ये इधर से डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, बुक में सीधा दिया हुआ है। तो ये आपको इसके ऊपर से गया और जाने के बाद इसको फिर यहाँ से घूम गया, घूमने के बाद बैक साइड से फिर यहाँ से आया, और आने के बाद जो है अब इसको फिर लपेट दिया एक राउंड और। ये तो अभी एक राउंड हो गया, यहाँ से हाफ राउंड हो गया, अब फिर यहाँ से जाने के बाद इस पे घूम करके फिर ये वापस निकल गया यहाँ से। तो ये हो गया डीएनए, ये हो गया डीएनए। तो ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया अंदर में, और ये इसके ऊपर से आपको डीएनए क्वाइल्ड किए हुए है। 1.75 टर्न जो है इस डीएनए को क्वाइल्ड किए हुए। तो यहाँ से देखिए, उसके बाद इस दोनों के बीच में एक डीएनए और पाया जाता है जिसको H1 प्रोटीन पाया जाता है, जिसको H1 प्रोटीन या लिंकर डीएनए कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में ये है जिसको लिंकर डीएनए कहते हैं, जोड़ने वाला डीएनए हो गया। तो ये हो गया लिंकर डीएनए हो गया, लिंकर डीएनए हो गया। उसी तरह से यहाँ पर होगा लिंकर डीएनए, इसके बाद अब दूसरा शुरू होगा तो ये भी आपको हो गया लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये धागे जैसा बहुत लंबा होता है, और यही सिकुड़ करके देखिए ये सोलेनॉइड बना दिया, फिर ये सिकुड़ करके इस तरह से धागे जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये फिर सिकुड़ करके ये अर्धगुणसूत्र बना दिया, और ये अर्धगुणसूत्र आपस में मिल करके ये टोटल क्रोमोसोम बना दिया, ये जो क्रोमोसोम है। तो इसी तरह से देख रहे हैं कि इतना लंबा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसका डायमीटर होता है, इसके अंदर का डायमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, उसके अंदर ये इतना लंबा डीएनए पाया जाता है। तो और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसको हम लोग, और क्या इसमें विशेषता पाई जाती है, इसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, अब एक न्यूक्लियोसोम की रचना को हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह न्यूक्लियोसोम क्या है? अति सूक्ष्म रचना है, अति सूक्ष्म रचना है, अति सूक्ष्म रचना है जो कि आपको कोरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया है। कोरेनबर्ग ने इसका खोज किया और ये आपको पाए कहाँ जाते हैं? तो यह केंद्रक में पाए जाते हैं, ये केंद्रक में उपस्थित रहते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं ये। और ये बने किस चीज़ से होते हैं? तो यह दो चीज़ से बना होता है जो हम लोग देखे थे वहाँ पर डायग्राम, एक न्यूक्लियोसोम का। तो ये हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से ये बना होता है ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। और जैसा कि उसमें देखे थे कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो धनात्मक आवेश वाले होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक आवेश। हिस्टोन प्रोटीन में धनात्मक आवेश होता है। और यह धनात्मक आवेश क्यों होता है? तो इसमें दो इम्यूनो एसिड होता है, साइड चेन में वो पाए जाते हैं, अर्जिनिन एवं आपको अर्जिनिन है और एक और है लाइसिन। अर्जिनिन और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अर्जिनिन एवं लाइसिन के कारण होता है। ये अर्जिनिन एवं लाइसिन के कारण क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनात्मक होता है। हो गया। उसके बाद इसमें जो निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्यों होता है? तो डीएनए ऋणात्मक होते हैं, डीएनए आपको निगेटिव चार्ज होते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं आपको फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड पाए जाने के कारण ये आपको ऋणात्मक होते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड के कारण ये आपको ऋणात्मक होते हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड के कारण ये ऋणात्मक होते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। उसके बाद अब इसके अंदर की रचना हम लोग देखते हैं क्या पाया जाता है। तो जैसे कि इसमें देखे थे कि ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो इस हिस्टोन प्रोटीन में आपको 8 छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 8 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिसको हिस्टोन अष्टक कहते हैं। जैसे कि ये हो गया H2A, ये 2 मॉलिक्यूल हो गया H2A। उसके बाद ये हो गया H2B हो गया। उसके बाद हो जाएगा H3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल और होगा H4। तो यह जो पूरा ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बना, ये तो टोटल बड़ा मॉलिक्यूल हो गया किस चीज़ का? ये बड़ा हो गया मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और यह हिस्टोन प्रोटीन बना किस चीज़ से होता है? तो 8 मॉलिक्यूल से ये बने होते हैं। ये बने होते हैं 8 अणुओं से बने होते हैं जिसको अष्टक कहते हैं, अष्टक होता है। अब किस चीज़ का अष्टक होता है? तो देख रहे हैं यहाँ पर अष्टक है H2A, H2B, H3 और H4 × 2, यानी टोटल हो गया 8 मॉलिक्यूल। इन चारों का 2-2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो ये हो गया 8 मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद इसके ऊपर से आपको अभी बोले हैं कि डीएनए इसके ऊपर से कवर किए रहता है, इसको लपेटे हुए रहता है। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर
इसको ऊपर से 1.75 टर्न ये जो है ये डीएनए हो गया। तो डीएनए की खासियत है, ये जो डीएनए है इसमें आपको 200 बेस पेयर पाया जाता है एक न्यूक्लियोसोम में। उसके बाद यहाँ देखे थे कि ये क्या था, लिंकर डीएनए था, जोड़ने वाला, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने वाला ये डीएनए था जिसको लिंकर डीएनए कहेंगे। यहाँ भी देखिए ये लिंकर डीएनए हो गया, लिंकर डीएनए हो गया। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम मॉडल हो गया। एक एक न्यूक्लियोसोम के मिलने से आपको जो है वो डीएनए बनता है। अब कह सकते हैं कि कितना न्यूक्लियोसोम पाया जाता है एक यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें बेस पेयर अगर ज्ञात हो उसमें कितना न्यूक्लियोसोम पाया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं अब कि एक क्रोमोसोम में, एक सेल में थ्योरेटिकली कितना न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। तो एक कोशिका में, माने यूकैरियोटिक कोशिका में, एक कोशिका में न्यूक्लियोसोम की संख्या, एक आप निकाल सकते हैं इसको, एक न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी होगी या कितनी होती है, कितनी होती है जब उसमें बेस पेयर की संख्या, बेस पेयर की संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 6.6 उसमें दिया हुआ है, हाँ 6.6 × 10⁹ BP हो, बेस पेयर की संख्या हो, तो हमको बताइए न्यूक्लियोसोम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन हो गया तो ये आंसर हो गया कि मान लिया कि किसी में बेस पेयर आपको, ये डीएनए जो है इसमें देख रहे हैं कि ये बेस पेयर है, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ जो जोड़ा बनाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है। तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा फार्मूला, तो कुल बेस पेयर की संख्या, कुल बेस पेयर की संख्या, बेस पेयर की, कुल बेस पेयर की संख्या बटे एक न्यूक्लियोसोम में पाए जाने वाले डीएनए की बेस पेयर की संख्या। एक न्यूक्लियोसोम में पाए जाने वाले क्या हो जाएगा, तो पाए जाने वाले बेस पेयर की संख्या, बेस पेयर की संख्या। तो कुल बेस पेयर की संख्या कितना है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, और इसको डिवाइड कर देंगे एक न्यूक्लियोसोम में कितना है, तो देख रहे हैं कि 200 है। तो जब 200 बेस पेयर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो डीएनए होते हैं वो इसी तरह से क्वाइल्ड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो मिलते हैं और देखने में जैसे माला होता है, छोटे छोटे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग के जैसा दिखाई देता है, और वही सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब इसमें जो देखना है कि यह जो क्रोमैटिड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन जो हो गया वह वास्तविक क्रोमैटिन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेता है। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का मतलब कि जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा, जो उसको यूक्रोमैटिन कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्रोमैटिन होते हैं जो यही बनाएगा डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एनएचसी कॉम्प्लेक्स, वो आपको बनाएगा, तो वह हेट्रोक्रोमैटिन कहलाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा। तो क्रोमैटिन भी दो तरह का हो गया, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कम होता है और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी अनुलेखन क्रिया वो करता है। और नॉन हिस्टोन है जो आपको ज़्यादा पाए जाते हैं और वो अनुलेखन की क्रिया नहीं करते हैं, फिर भी वो ज़रूरी होते हैं केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। जैसे किसी डब्बा में मोबाइल हम लोग मंगाते हैं ऑनलाइन,
तो देखते हैं कि मोबाइल जो होता है वो काफ़ी सेफ ढंग से पैकिंग, उसके अंदर थर्मोकोल या जो भी है उस तरह का सेफ बनाकर फिक्स रहता है। तो मोबाइल समझिए कि हो गया यूक्रोमेटिन, जो ज़रूरी वाला हो गया, और उसमें आपको जो पैकिंग मटेरियल जो फोम, थर्मोकोल ये सब दिया हुआ है वो हेट्रोक्रोमेटिन हो गया। उसका भी ज़रूरत है, उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए उसका भी ज़रूरत है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है ना, केवल ट्रांसपोर्टिंग करने। तो उसका हेट्रोक्रोमेटिन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है और उसी में हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग देख लिए कि डीएनए किस तरह से एक छोटे से केंद्रक के अंदर आपको पैकेजिंग उनका रहता है, उनका कुंडलन करके छोटा करके कॉइल बना करके तब उसके अंदर फिक्स उसको रखा रहता है लंबा डीएनए। ठीक।